हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं एसएससीजीडी का बेसिक जानकारी कि एसएससीजीडी होता क्या है। एसएससीजीडी मतलब होता है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी। मतलब आप एसएससीजीडी में भर्ती हो रहे हैं एक कांस्टेबल पद पे, तो आपसे कोई भी ड्यूटी करा सकती है जो जनरल ड्यूटी में आती है। वो कुछ भी आपसे ड्यूटी करा सकती है, मोर्चा ड्यूटी हो, ऑप्स हो गया, या फिर आपको बहुत से ऐसे उसमें होता है जैसे कैंटीन हो गया, कैंटीन में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, कैंटीन में ऑफिस वर्क होता है, कुछ भी आपसे ड्यूटी करा सकता है। जनरल ड्यूटी में कुछ भी आता है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंतर्गत एसएससीजीडी के अंतर्गत कौन कौन से फोर्स आते हैं। तो एसएससीजीडी के अंतर्गत बहुत से फोर्स होते हैं, जैसे कि बीएसएफ होते हैं, सीआईएसएफ होते हैं, एसएसबी होते हैं, आईटीबीपी होते हैं, असम राइफल होते हैं, सीआरपीएफ होते हैं, एनआईए होते हैं, एसएसएफ होते हैं, एनसीबी होते हैं। बहुत ऐसे फोर्स होते हैं जो एसएससीजीडी के थ्रू आते हैं। एक एसएससीजीडी में इतने सारे फोर्स में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर आप एसएससीजीडी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होगी जो आप इससे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आपको 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे कोई भी फोर्स के लिए आप इसमें भर सकते हैं। जो एसएससीजीडी अर्धसैनिक में जो भी आते हैं उसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप 10वीं पास है तो। इसके बाद बात करते हैं इसमें जो होता है एज लिमिट क्या होता है। एसएससीजीडी में जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक। इसमें ये जो एज लिमिट है ये होता है जनरल का। जो इसमें रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अलग से छूट दी जाती है। जैसे कि आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। एससी एसटी के हैं तो इसमें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मतलब 18 से 23 वर्ष है तो ओबीसी है तो 18 से 26 हो जाएगा, और आप एससी एसटी हैं तो 18 से लेकर के 28 हो जाएगा। ये होता है एज लिमिट। इसमें से क्या क्या इसमें छूट दी जाती है। अब बात करते हैं इसमें हाइट की। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी तो इस समय हाइट जो होता है 170 सेंटीमीटर जो होता है मेल के लिए होता है, और फीमेल के लिए होता है 157 सेंटीमीटर। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अलग से छूट दी जाती है हाइट में भी। तो जो नॉर्मल जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो जो चेस्ट होता है फीमेल में नहीं होता है, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो, किसी भी स्टेट पुलिस का हो, चाहे कोई भी वर्दी विभाग में कोई भी हो, जो वर्दी से रिलेटेड कोई भी नौकरी है तो आप उसमें फीमेल का चेस्ट नहीं ले सकते हैं। चेस्ट माप नहीं होता है। तो बात करते हैं मेल में चेस्ट का जो माप होता है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना ही चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो फिर इसमें आपको फेल कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं वेट की। तो वेट क्या कैसे नापा जाता है। वेट आपका देखा जाएगा हाइट, आपका हाइट और उम्र को देख करके वेट लिया जाता है। अगर जो नॉर्मल वेट होता है वो 50 किलो से कम होता है, 50 केजी से अगर आपका वेट कम है तो फिर इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, और 80 केजी से ऊपर है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। ये हो गया नॉर्मल, मैं अपने तरीक़ा से बताया हूँ क्योंकि मैं भी एक फोर्स मेंबर हूँ, तो मैं उसी प्रकार से बताया हूँ जो हमको नॉलेज है। 50 से कम नहीं होना चाहिए, 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल जो होता है एज पे और हाइट के हिसाब से वेट लिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो होता है रनिंग कितना होता है। जो एसएससीजीडी में चाहे वो कोई भी फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, एसएसएफ हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, उसमें जो रनिंग होता है वो मेल के लिए है 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, जिसके लिए समय दिया निर्धारित है 24 मिनट का। 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग पूरा करना होता है मेल के लिए। वही फीमेल का बात करूँ तो 1600 मीटर का रनिंग होता है, जिसके लिए समय निर्धारित है 8.5 मिनट। 8.5 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग पूरा करना होता है फीमेल को। जब आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद फिर आपका रिटेन होता है। रिटेन ये हो सकता है से पहले हो सकता है या फिजिकल बाद में हो सकता है, ऐसे उलटफेर हो सकता है। इसमें कोई ये नहीं है से पहले क्या, लेकिन ज़्यादातर पहले सीबीटी एग्जाम होता है और उसके बाद फिजिकल होता है। तो इसमें जो है रिटेन जो टेस्ट होगा उसमें आपका समय 1 घंटा रहेगा, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको इसमें जो सिलेबस है वो आपका मैथ से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, और जीएस
से पूछा जाएगा आपको 20 क्वेश्चन, हिंदी चाहे इंग्लिश कोई भी हो उससे पूछा जाएगा आपको 20 क्वेश्चन। टोटल पूछा जाएगा 80 क्वेश्चन, जिसके लिए समय रहेगा 1 घंटा। इसमें जो होता है एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ये हो गया इसका एग्जाम। इसमें फिजिकल होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद फिर मेडिकल होगा। मेडिकल में फिर आपको शरीर का वजन भी नापेगा, हाइट भी देखेगा, चेस्ट भी देखेगा, मेडिकल में भी देखेगा। फिजिकल में भी जो होता है हाइट नापा जाता है और मेडिकल में भी। तो मेडिकल में जो होता है देखा जाता है आप गलत तरीका से कहीं भर्ती ना हो गए तो इसमें जो हाइट होता है बार बार चेक किया जाता है। जैसे कि मेडिकल में भी आपका हाइट, वजन और चेस्ट मापा जाता है। तो मेडिकल में आपका शरीर का जांच होगा, जिसमें आँख का जांच होगा, कान का जांच होगा, पैर का जांच होगा, हाथ का जांच होगा और शरीर का एक्सरे होगा, ब्लड का होगा, ब्लड जांच होगा, यूरिन टेस्ट होगा। ये सब सारे जो टेस्ट होते हैं इससे आपको गुजरना होगा मेडिकल में। अगर इस सब में पास होते हैं तो ठीक है, अगर इसमें किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उस समय आपको फेल करके वापस कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मौका दिया जाएगा से आप इसको ठीक करके इतने दिन में आप लाइए। तो आपको एक समय दिया जाएगा जिसमें आपको री मेडिकल में आपको जाना होगा। उसमें वो चीज़ जो आपको दिक्कत है उसको ठीक करके जाना होगा। उसमें अगर आप ठीक करते हैं तो फिर आप पास होंगे, नहीं अगर ठीक कर पाते हैं उसको तो फिर आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो ये हो गया इसमें प्रोसेस, फिजिकल, रिटेन, उसके बाद मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये इसका प्रोसेस हो गया। इससे आपको गुजरना ही होगा, चाहे आप किसी फोर्स के लिए जा रहे हो, उसमें बहुत सारे फोर्स है, किसी भी जा रहे हो, अर्धसैनिक में किसी भी बल में जा रहे हो तो आपको इतना जो प्रोसेस है इससे आपको गुजरना ही होगा। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। अब इसमें बात करते हैं सैलरी की। सैलरी क्या है इसमें? सैलरी अच्छी खासी होती है। तो सभी में सैलरी जो होती है जॉब के हिसाब से, बल के हिसाब से, किस फोर्स में आप जा रहे हो उस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ती है या फिर घटती है। इसमें जो बेसिक सैलरी होती है, चाहे किसी भी फोर्स में जाओ, अर्धसैनिक में किसी भी फोर्स में जाओ, आपको 21,700 से स्टार्ट होगा, 69,100 तक इसका बेसिक सैलरी है। इसमें जो अलाउंस होता है जब आपका ट्रेनिंग होते रहता है तो उस समय आपका सैलरी कम होती है। ट्रेनिंग जो 44 वीक का होता है, बहुत ऐसे बल है उसमें 6 महीने का भी ट्रेनिंग होता है, लेकिन अधिकतर जो इसमें है जैसे BSF, ITBP, CRPF, CISF, ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं। इसमें अर्धसैनिक है जिसमें 44 वीक का ट्रेनिंग होता है। तो उसमें जो होता है सैलरी कम होती है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद तुरंत बाद आपका जो अलाउंस होते हैं सारे अलाउंस आपको दिए जाएंगे, क्योंकि आप जिस बटालियन में जाते हैं वो बटालियन देखा जाएगा कि किस जोन में है, किस लोकेशन में है, कैसा वहाँ का जो खतरा है कैसा है, वहाँ पे रिस्क कैसा है। तो उस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगी और सैलरी कम होगी। इस हिसाब से आपको कम तो होती नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग से तो सैलरी ज़्यादा ही होती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप दूसरे फोर्स से कम या ज़्यादा हो सकती है उस लोकेशन के हिसाब से। तो सभी का ड्यूटी अलग, और जैसे कि CRPF का ड्यूटी होता है नक्सल से लड़ने का काम होता है, आंतरिक सुरक्षा का काम होता है CRPF का। BSF का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी का काम होता है, जो बॉर्डर पर रह के अपना देश का सीमा पर रह करके ड्यूटी करना होता है। ITBP का भी काम वही होता है, बॉर्डर पर रह करके, जैसे चाइना बॉर्डर हो गया, ऐसा जगह पे आप रह करके अपना बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करना होता है। SSB का भी काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम है, और साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा का भी काम होता है। उसके बाद CISF का काम होता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गया, तो ये सब जगह में कारखाना हो गया, मेट्रो हो गया, हवाई अड्डा हो गया, तो ऐसे जगह पे CISF का काम होता है। SSF का काम होता है जैसे दिल्ली में इसका ड्यूटी होता है, जो सरकारी संपत्ति है, जैसे सरकारी इमारत है वहाँ पे ड्यूटी करना होता है, ऑफिशियल वर्क होता है। तो सभी का जैसा जैसा ड्यूटी है वो उसी हिसाब से पैसा है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उस फोर्स से कम इसका पैसा क्यों है, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा में रहता है। जैसे CRPF, BSF, ITBP तो उसका सैलरी ज़्यादा रहता है, और जो रिस्क कम में जैसे CISF हो गया, SSF हो गया, NCP हो गया, तो इसका सैलरी जो होता है अदर जो अर्धसैनिक बल है उससे कम होता है। तो ये हो गया इसका सैलरी। तो ड्यूटी के हिसाब से सैलरी होती है। और बात करते हैं बेनिफिट क्या, फैसिलिटी का, तो फैसिलिटी सबका अलग अलग होता है। आप CRPF में हैं तो उसमें थोड़ा फैमिली के साथ रहने का मौका कम मिलेगा। आप ITBP में हैं तो थोड़ा फैमिली के साथ रहने का मौका कम मिलेगा। आप CISF में हैं तो आपको फैमिली के साथ रहने का मौका ज़्यादा मिलेगा। SSF में है तो ज़्यादा मिलेगा। SSB में है तो उसमें भी ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन जो दिक्कत होता है वो दिक्कत होता है CRPF में, ITBP में, BSF में, ये सब जॉब में जो होता है ज़्यादा रिस्क वाला जॉब है, तो इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका कम मिलता है। लेकिन फैसिलिटी जो होता है
फैमिली के साथ रहने का छोड़ करके अदर फैसिलिटी जैसे हो गया कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, तो ये सब फैसिलिटी सभी को सेम होती है। खुद के अपने बच्चे का परिवार का कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो फैसिलिटी के मामला में सभी अर्धसैनिक में सेम ही होता है, लेकिन यही फैमिली के साथ रहने का जो फैसिलिटी है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि रिस्क के हिसाब से फैसिलिटी मिलती है। तो जॉब सभी बेस्ट है, सब अपने अपने जगह पर सभी जॉब बेस्ट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कौन सा कोर्स आपको बेस्ट लगता है ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले जो वीडियो लाऊंगा वो सभी के लिए अलग अलग वीडियो लाऊंगा, जैसे बीएसएफ के लिए अलग, सीआरपीएफ के लिए अलग, आईटीबीपी के लिए अलग। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक जो फोर्स है सभी के लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।